NEET aspirants, I, Dr. Garima Singh Kant, welcomes all my dear future doctors to Pradis Institute of Education. So my dear children, finally we are at the progression of our journey and we have reached the third destination. तो आपको पता है हमारे पास टोटल मिला के 22 चैप्टर्स हैं और उन 22 चैप्टर्स में से आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज द प्लांट किंगडम. तो लास्ट क्लासेस में हम अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं. सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द अदर 3 किंगडम्स. वी हैव एंटायरली कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट किंगडम फंजाई. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा अभी वायरसेस पढ़ा रही हूँ जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड भी नहीं है. बट उसके बाद वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट किंगडम इन अ ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम. तो आज हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे. आप मेरे साथ कर रहे हो तैयारी आपकी जेब की, हम कर रहे हैं तैयारी नीट की. तो चलो नीट की तैयारी स्टार्ट करते हैं. जैसे आप मुझे जानते हो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नीट बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, और नीट बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में आपको पढ़ा रही हूँ जिस चैनल पे आपको फिलहाल दिस इज प्राडिस एजुकेशन. आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सो वी हैव आवर एप्लीकेशंस, हमारी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज iOS मार्केट में अवेलेबल हैं. So you can download the application from there because we are catering students from classes nursery to class 12th. और हम उनको एक bare minimum cost में बेटा पूरा सेशन पढ़ाते हैं. We give them live classes, we give them access to our content, we give them access to 3D videos, lecture videos. We also provide them the recent live classes even if they miss, मतलब कभी भी उनकी क्लास कोई मिस हो जाए तो वो वापस जाकर हमारी क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. Plus, we also provide them free solutions, practice tests, worksheets, previous year papers and also personalized doubt sessions. तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे उनको अवेलेबल मिलेंगी एंड एट अ वेरी मिनिमम प्राइस. जो हमारा ईयरली पैकेज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस, वो है 30,000 इन ईयर का. बट फिलहाल हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है बच्चा, और अगर आप कोड यूज़ करते हो pradis_2025 तो आपको मिलेगा हमारा पूरा का पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन एट अ प्राइस ऑफ 8,999. येस यू हर्ड मी राइट, एट द प्राइस ऑफ 8,999. तो सिर्फ 8,999 में आपको पूरे साल पढ़ाया जाएगा, पूरा सेशन आपका कंप्लीट किया जाएगा, ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टेस्ट, ऑल द PTMs एंड एवरीथिंग. सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर प्राइस. अब कर लेते हैं बात हमारी जो है मेरे नीट के बच्चों. तो मेरे नीट के बच्चों आपको पढ़ना है मुझसे यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री में, ठीक है. तो आप मुझसे पूरा यहाँ पे फ्री में पढ़ेंगे. बट अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब तो आप नीट निकालेंगे ना. तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप कर लीजिए ऐप को डाउनलोड, ठीक है. तो ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर लो, और रजिस्टर करोगे तो 11th नीट को पूरा का पूरा जो कंटेंट है मतलब प्रैक्टिस शीट्स, वर्कशीट्स, वो फ्री में मिलेगा. तो आपको उसके लिए कोई एडिशनल प्राइस नहीं पे करना है. आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम फ्री में कर सकते हो. वहाँ पर कहीं पर अगर आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लैरिफाई या रेक्टिफाई करा सकते हो. बट अगर कहीं ऐसा लगे कि नहीं मैम 1-to-1 बात हो जानी चाहिए, मेरे जो डाउट रहते हैं मुझे आपसे बोल कर ही पूछने हैं, लिखने में चैट बॉक्स में मज़ा नहीं आता है, तो बिल्कुल आप भी पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है. दैट इज टोटली अप टू यू. अब जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज प्लांट किंगडम अगेन फ्रॉम नीट बॉटनी. तो हम नीट बॉटनी का तीसरा चैप्टर बैक टू बैक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा. द चैप्टर्स नेम इज प्लांट किंगडम, दैट इज किंगडम नंबर 4. सो वी आर एट द 4th किंगडम, दैट इज प्लांट किंगडम. तो देखो किंगडम प्लांटे यानी प्लांट किंगडम के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ दिया हुआ है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वो वाला पैराग्राफ हमने वहाँ नहीं पढ़ा था, बट मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही हूँ हर एक वर्ड, हर एक लाइन हमें पढ़नी है. तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे उसी पैराग्राफ से, और उसी पैराग्राफ से स्टार्ट करते हुए बेटा पढ़ेंगे पहली चीज़. पहली चीज़ क्या लिखी है? देखो पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें दे रखी है वो दे रखी है कि प्लांट किंगडम के अंदर आपको सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यूकैरियोटिक तो है बट सबके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसका मतलब ही है कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं. So all the organisms which you'll find here will be autotrophic. That is, they are containing chlorophyll. हम इन्हें commonly बुलाते हैं plants, तो ये commonly plants कहलाते हैं. कुछ members आपको इसके ऐसे भी मिलेंगे जो partially heterotrophic है. And when I say partially heterotrophic, what I mean to say is कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिसके लिए डिपेंड कर रहे हैं. अभी कुछ चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप जानते हो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स. ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स बिकॉज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वगैरह में रहते हैं तो ये अपने लिए प्रोटीन्स बनाने के लिए केपेबल नहीं रहते, इसीलिए ये इंसेक्ट को खा जाते हैं और उसकी बॉडी से नाइट्रोजन ले लेते हैं. तो अगर ऐसा कुछ करना पड़ रहा है कि किसी एक मिनरल एलिमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है तो आप कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में नहीं आते हो, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हो, और इसमें आएंगे आपके इंसेक्टिवरस प्लांट्स
जैसे कि आपके ब्लैडर वॉट, वीनस फ्लाईट्रैप्स एंड योर वेरी फेवरेट पिचर प्लांट, ठीक है। तो वही सब आपको इसकी कैटेगरी में मिलेगा। नेक्स्ट हो सकते हैं बेटा ये पैरासाइट्स। तो हाँ, बिल्कुल हैरत हो रही है सोचने में कि प्लांट भी बुला रहे हो मैम और पैरासाइट भी बुला रहे हो, ये क्या मजाक है भाई, प्लांट होगा या पैरासाइट होगा। पर आप तो कह रहे हो कि प्लांट भी है और पैरासाइट भी है। कह तो यही रही हूँ, और जब ये कह रही हूँ ना तो ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्लांट तो था, पिछला जाके देखूंगी पास्ट में तो ये प्लांट तो था, पर जैसे जैसे अभी अभी रिसेंटली इसको देखा जा रहा है तो देखने में आ रहा है कि इसका क्लोरोफिल गायब होता जा रहा है, और इसका क्लोरोफिल खत्म होने के कारण ये प्लांट आज के डेट में फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, दूसरे एक प्लांट की बॉडी के ऊपर या दूसरे ट्री के ऊपर रहता है और उसकी बॉडी से सिंपल न्यूट्रिशन डायरेक्टली ले लेता है, सिंपल फूड डायरेक्टली चुरा लेता है। तो अब ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता है। इस प्लांट पैरासाइट का नाम है कस्क्यूटा, यानी कि आपका अमरबेल। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चा कि कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल आपका प्लांट पैरासाइट है, ठीक है, आपका प्लांट पैरासाइट है। प्लांट सेल्स को जब भी देखोगे यूकैरियोटिक होंगे, इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, प्लस इनकी जो सेल वॉल है दैट विल बी ऑफ सेल्यूलोज। तो आपको इनकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक मिलेगी। तो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट्स की खासियत होती है, ठीक है, प्लांट्स की खासियत होती है। नेक्स्ट चीज क्या बताई, नेक्स्ट चीज बताई कि प्लांट्स के अंदर आता क्या क्या है, मतलब व्हाट विल किंगडम प्लांटे इंक्लूड। सो किंगडम प्लांटे इज अगेन डिवाइडेड, इसको हमने फर्दर डिवाइड करके रखा है, एंड वी हैव सर्टेन डिविजन्स, हमने इसको कुछ डिविजन्स में बांटा है। तो एनिमल किंगडम की जब बात करते हैं बच्चा तब हम कहते हैं फाइलम्स हैं, बट प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर ही आपको डिविजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो डिविजन्स होंगे इसमें पहला ही डिविजन होगा एल्गे, दूसरा डिविजन है ब्रायोफाइट्स, तीसरा डिविजन है बच्चा टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। और पांचवा क्या है, एंजियोस्पर्म। तो पूरे प्लांट किंगडम को आप 1 2 3 4 5 डिविजन्स में बांटने वाले हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बच्चा कि लाइफ साइकिल जो होती है उसके दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है इसका स्पोरोफिटिक फेज, पहला फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज। अब जहां पर भी स्पोरोफिटिक फेज पढ़ो ना, समझ जाना कि भैया ये प्लांट के नॉर्मल बॉडी पार्ट्स की बात करने वाले होंगे मैक्सिमम केसेस में, और स्पोरोफिटिक बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफिटिक बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होती है। तो आप देखोगे कि एक इनका स्पोरोफाइटिक फेज है, और ये जो स्पोरोफाइटिक फेज होगा ये होगा डिप्लॉयड, यानी कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसे हम डिनोट करेंगे एज अ 2n कंडीशन। तो जैसे आपका जाइगोट होता है 2n टाइप का, डिप्लॉयड टाइप का, जाइगोट से जो भी सेल डायरेक्टली बनने वाले होंगे वो स्पोरोफिटिक कंडीशन में आएंगे, मतलब नॉर्मल माइटोसिस करके जो भी प्लांट बॉडी बनेगी उसमें सब में 2n सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये कंडीशन स्पोरोफिटिक कंडीशन कहलाएगी। ऑन दी अदर हैंड आप एक और फेज देखोगे, जैसे कि आप फ्लावरिंग प्लांट्स में तो जानते हो ये बात कि पूरा फ्लावर डिप्लॉयड होता है, पूरा फ्लावर डिप्लॉयड होता है, बट उसके बाद भी फ्लावर के अंदर आपको एक फीमेल गैमेट बनता हुआ दिखता है, आपको एक मेल गैमेट बनता हुआ दिखता है। तो जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट बन रहा है दैट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड होता है, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। क्या बोला मैम ने? मैम ने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड सेल है, तो ये डिनोट कर रहा है उसका गैमेटोफिटिक फेज, मतलब कभी ना कभी उसके पास ऐसी बॉडी बन रही है जो उसका गैमेट वाला फेज डिफाइन करने वाली है, इसे हम कहते हैं उसका गैमेटोफिटिक कंडीशन। तो ये दोनों फेसेस एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते हैं, मतलब खुद समझो अगर गैमेट नहीं बनते दो हैप्लॉइड टाइप के गैमेट्स, तो फिर आपका जाइगोट कैसे बनता फर्टिलाइजेशन के बाद? तो गैमेट बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर आगे जाकर वो डिवाइड करेंगे, फिर उनके कुछ सेल्स गैमेट बनाएंगे मियोसिस करके, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो ये ऑल्टरनेटली चलती रहती है। अब डिपेंड करेगा बच्चा आपका प्लांट है किस टाइप का। अगर आपका प्लांट एल्गे है या ब्रायोफाइट्स है तो आप उसमें देखोगे कि इनकी जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो प्रोमिनेंट होती है, मतलब इनकी मैक्सिमम बॉडी पूरी की पूरी हैप्लॉइड ही रहती है, सिर्फ जाइगोट आपको इनमें डिप्लॉइड बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड बना और वापस मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बनानी है तो जाइगोट में फिर से मियोटिक डिवीजन करा दिया होगा। कैसे होगा ये सब हम पूरा देखेंगे इसी चैप्टर में, हमको पूरा सारे लाइफ साइकिल देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others may vary among different groups of plant। ये आपको बताना चाह रहा है कि
ये हो सकता है कि पूरी डिप्लॉइड बॉडी के ऊपर एक गेमेटोफिटिक फेज आता हो जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव ना कर पाए। जैसे आप जानते हो कि अगर मैं फ्लावर हूँ, फ्लावरिंग प्लांट हूँ, एंजियोस्पर्म, तो मेरे पास फ्लावर है जो डिप्लॉइड सेल से बना है, इसके अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है बच्चा ओव्यूल, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक नाम का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये उसका गेमेटोफिटिक फेज है। बट क्या ये अकेले रह सकता है? नहीं रह सकता, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ये स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर। तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट्स में आप अलग अलग चीज़ें देखोगे, और हम जब एक एक डिवीजन को पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ डिटेल में समझेंगे कि उनकी कौन सा फेज गेमेटोफिटिक है, कौन सा फेज स्पोरोफिटिक है, और कैसे इनका आपस में रिलेशनशिप चलता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हमें चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये जो फिनोमेना होता है बच्चा कि स्पोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज एक दूसरे से ऑल्टरनेट करता रहता है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बस बिना कोई स्ट्रेस लिए फटाफट अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 का एकदम लास्ट पेजेस खोल के देख लो, वहाँ पर 3 लाइफ साइकिल दिख जाएंगी। उन्हीं लाइफ साइकिल्स के यहाँ चैप्टर 2 में बात हो रही है। ठीक है, तो डरने घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर इन दी बुक, इट्स जस्ट दैट कि हम कैसे चीज़ों को कोरिलेट करके समझ रहे हैं। ओके, तो हम सब कुछ आज देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है कि हमें ध्यान क्या देना है। हमें ध्यान देना है कि जब प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया होगा, ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में पुट किया होगा, तब कुछ डिफिकल्टी जा रही थी यानी तुम बताओ हमने क्या किया था? बुद्धूपना किया था ना। हमने फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्रोटिस्ट को, सेल वॉल थे तो उठाकर प्लांट किंगडम में डाल दिया था, बिना एक्स्ट्रा सोचे कि खाना बनाते हैं, यानी बिना एक्स्ट्रा सोचे कि सेल्यूवॉल किस चीज़ की बनी है, सेल्यूलोज की नहीं। सो वी वर डूइंग ऑल सच मिस्टेक्स। हम ये मिस्टेक्स कमिट कर रहे थे, लेटर ऑन हमने रियलाइज़ किया और हमने उसको रेक्टिफाई किया। अभी भी बेटा हम यही चीज़ कर रहे हैं। हमसे कोई गलती हो गई है अगर, तो हम इसको धीरे धीरे मेंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है ना, वी आर ट्राइंग टू पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू रिस्पेक्टेबल सूटेबल प्लेसेस। तो यही हमारी चीज़ अभी फिलहाल भी चल रही है। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की, वो भी बेटा कुछ सालों में चेंज हुई है। अगेन द रीज़न बीइंग कि हमें ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है, साइंस ज़्यादा एडवांस्ड है, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा गहराई में समझ पा रहे हैं। जैसे कि फंजाई, मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनके पास सेल वॉल थी, अब लेकिन इनको हटा दिया है प्लांटे से। जबकि इनिशियल क्लासिफिकेशन में, लीनियस किडो किंगडम क्लासिफिकेशन में, ये सारे के सारे प्लांट किंगडम का पार्ट थे। पहले जो साइनो बैक्टीरिया थे, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, ये प्लांट में रखे हुए थे। अब हमने इनको भी यहाँ से हटा लिया है बच्चा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्योंकि ये यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्लांट्स को आप देखोगे तो प्लांट्स कैसे दिखेंगे? प्लांट्स दिखेंगे यूकैरियोटिक, हैविंग एन एडवांस्ड न्यूक्लियस, all the membrane bound cell organelles. But when you will talk about protists, no, like when you will talk about monera, when you will talk about prokaryotes, not protists, when you will talk about prokaryotes, what you will get, you will be getting to know कि ये वाले जो organisms होते हैं, इनके पास well defined nucleus नहीं होता, nucleoid होता है. The genetic material is lying there naked in the cytoplasm. So we already know it. Now in this chapter we will be describing algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under kingdom Plantae. ठीक है, तो इन्हें यही कहा है कि चलो इस क्लासिफिकेशन को समझते हैं और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में कैसे चेंजेस आए ये समझने की कोशिश करते हैं विथ सर्टेन क्लासिफिकेशन, और ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को कैसे कैसे इन्फ्लुएंस किया है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस लाए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसे मैं आर्टिफिशियल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमने इसमें ढंग से चीज़ों को क्लासीफाई नहीं किया था। हमने कैरेक्टर्स को वेजिटेटिवली देख लिया था, लीफ कैसी है, कलर कैसा है, हैबिटेट कैसी है, कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया था। तो हमने सब कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स कंसिडर किए। मतलब हमने क्या किए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर किए। तो हमें पता चला बेटा कि ये तो थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, कुछ अच्छे से देखा ही नहीं, बाहर सुपरफिशियली देख लिया, और ये चीज़ें तो समय के साथ बदल जाएंगी, पतझड़ में पत्तियाँ गिर जाएंगी, तो ऐसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हो मैम। तो ये चीज़ ना बाद में सुधारनी पड़ी, पर इनिशियली जब इस तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, या फिर सिर्फ एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देख के क्लासीफाई किया था, तो हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को कहते थे आर्टिफिशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा कि लीनियस ने आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें उनने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ
देयर एंड्रोशियम, कि उनका एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन्हें या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे हैं या तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा है, बाकी चीज़ें कंसिडर ही नहीं करी हैं। ना पास्ट रिलेशनशिप देखा है, ना इनका इंटरनल एनाटॉमी देखा है, ना इनकी साइटोलॉजी देखी है, सेल किसका बना है किसका नहीं, कुछ भी नहीं देखा, और सिर्फ बेसिक ग्रॉस कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन दे दी। और ये करने से पता है क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जो बहुत आसपास थी एक दूसरे के, बहुत रिलेटेड थी, वो भी सेपरेट हो गई थी, वो भी सेपरेट हो गई थी, क्योंकि आप तो सिर्फ पत्ती देख रहे हो, कलर देख रहे हो, तो इनसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी आपने अलग अलग पुट कर दिया था। तो ये हुआ था यहाँ पर एक गलती। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ना, उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया। मतलब उसने ये चीज़ समझी ही नहीं कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी उतना ही भाव दे दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स काफ़ी ईजिली इन्वायरमेंट के कारण अफेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी इनमें चेंजेस आ सकते हैं, तो इनको हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स जितना वेटेज कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। पर ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेटा ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, तो ये उसके ड्रॉबैक्स हो गए। अब कोई गलती करी है तो उसको रेक्टिफाई तो करना है। अब इसको रेक्टिफाई करने की जब कोशिश हुई ना, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जब आए तो इनने नेचुरल एफिनिटीज को देखा अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और ये भी देखा कि भैया एक्सटर्नल फीचर्स तो हैं ही, बट साथ में इंटरनल फीचर्स कैसे हैं, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज़ की बनी है मेम्ब्रेन, किस चीज़ की बनी है सेल वॉल, सब चीज़ें देखने लगे वो लोग। एनाटमी, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का। एम्ब्रियोलॉजी, कि कैसे वो धीरे धीरे डेवलप होता है, कैसे उसका जाइगोट मैच्योर होगा इनटू यंग वन। फिर ये भी देखा हमने कि इसकी फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स, लाइक एवरीथिंग। सो यू स्टार्टेड कंसिडरिंग एवरीथिंग। तो जब आप इंटरनल फीचर्स भी देख रहे हो और एक्सटर्नल फीचर्स को तो कंसिडर कर ही रहे थे, पर इंटरनल फीचर्स भी देखने लगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सब कुछ देखने लगे ना, तो ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ना फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। तो ये दो हमारे बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं बच्चा। इनने फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासिफाई किया है, एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया है, और इनको क्लासिफाई किया है ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, on the basis of their cytochemistry, on the basis of their phytochemistry, embryology, anatomy and also the external features. So सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इनने क्लासिफिकेशन कर रखा है, मतलब मोनोकॉट क्या, डाइकॉट क्या, वगैरह वगैरह, कौन सी क्लास, कौन सा फाइलम, सब कुछ इनने बाद में देखा होगा। अब हम अपन बात करेंगे अबाउट द रीसेंट वन। अभी रीसेंट में एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ना आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है कि एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज से कैसे रिलेटेड है। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली यू गो बैक इन टाइम, आप पीछे 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 जाकर इनकी कॉमन एंसेस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करते हो, एंड व्हेन यू ट्रेस देयर कॉमन ओरिजिन, नो, व्हेन यू ट्रेस देयर बैक रूट्स, तो आप पहुंच जाते हो एट देयर रूट कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे। और जब आप ऐसे पीछे पीछे जा जाके समझने की कोशिश करते हो इतने रिलेटेड है या नहीं, तो हम एक बेटर क्लासिफिकेशन दे पाते हैं। तो ये होता है अबाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये अज्यूम करता है कि ऑर्गेनिजम्स जो सेम टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर काफ़ी पास रहा होगा। ऑन द अदर हैंड जो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को बिलोंग करते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर बेटा थोड़ा दूर रहा होगा। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम कुछ दूसरी रिसोर्सेज की हेल्प लेते हैं और क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी को रिसॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस चीज़ में जो हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है, दैट इज फॉसिल। So study of fossil is helping us in understanding the phylogenetic system, in understanding the evolutionary history. So it's a very important thing कि fossils के जो evidence हमें मिलते हैं, remaining traces मिलते हैं, उनकी help से भी हम classification कर पा रहे हैं। तो सोचो वो dead remains भी हमारे लिए कितने important होंगे, right? कितने important होंगे। Now let us learn something different. ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। अब ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? देखो, ऐसा कहा जाता है बच्चा कि आज की डेट में हम कंप्यूटर्स की हेल्प से
बहुत सारे कैरेक्टर्स को ना जो ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको बहुत क्विकली स्टडी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत छोटे समय में पढ़ सकते हैं अगर हम उनको कुछ कोड्स दे दें, तो कुछ नंबर्स असाइन कर दें तो फटाफट देखते जाओ कि ए का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और ऐसे डालते जाओ कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, फटाफट बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देख लोगे और कैरेक्टर्स देखते आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर फिट होना चाहिए। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स आर ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट इन सॉर्टिंग आवर डेटा, इन गेटिंग टू नो दी ऑर्गेनिज्म एंड वेयर इट शुड बी फिटेड। तो ये चीज़ होती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर की बेसिस पे हमने क्या किया है, नंबर्स और कोड्स दे दिए और फिर ये जो डेटा है इसको हमने प्रोसेस होने दिया। इस तरीके से हर कैरेक्टर को एक बराबर का इंपॉर्टेंस भी मिला, प्लस बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आप एक बहुत शॉर्ट टाइम में एनालाइज यानी कि स्टडी कर पा रहे हो। सो दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर थिंग। यहाँ पर एक नाम और है बच्चा बुक में, विच इज साइटोटैक्सोनॉमी। Cytotaxonomy. So cytology is the study of cell, right? So cytotaxonomy is considering about the cell in the classification system. तो जब भी आप साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हो तब सारे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम कितने हैं सेल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, जब आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हो तो भी आपकी टैक्सोनॉमी करने में हेल्प हो जाती है, तो भी आपका क्लासिफिकेशन में मदद मिलता है आपको। तो इस तरीके से आप साइटोटैक्सोनॉमी की भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस आप एक और चीज़ की हेल्प ले सकते हो जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, अब कीमो नाम से ही समझ जाओ केमिकल्स। इफ़ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि कौन से टाइप का प्रोटीन है, कौन से टाइप का लिपिड है, सेल के अंदर सेल वॉल किस शुगर की बनी है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू लुक इनटू दीज थिंग्स दे विल आल्सो हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि स्पीशीज कितनी रिलेटेड है और कितनी डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे जो टैक्सोनॉमिस्ट आजकल यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लांट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्लांट। तो ये भी आपकी हेल्प करेगा, कंफ्यूजन दूर करने में आप इसकी भी मदद ले सकते हो। सो दीज वाज लाइक दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो हमने क्या समझा इस चैप्टर में? हमने अभी तक समझा कि आर्टिफिशियल सिस्टम कुछ था, ये देखा हमने कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, ये देखा कि जब आप लीफ का हैबिट, नंबर, साइज ये सब देख रहे हो, कलर वगैरह, या फिर आप एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसे लीनियस ने देखा था, तो इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते थे। डिसएडवांटेज क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया। फिर हमने देखा कि इसके अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये कहा कि आप सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं देखोगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ यू विल बी कंसिडरिंग इंटरनल कैरेक्टर्स, internal features like ultrastructure, okay, you'll be considering structure like things like embryology, phytotaxonomy, so you'll be considering all these things, and then anatomy भी देखनी है उसमें। उसके बाद आया अभी recent वाला जो है phylogenetic, जिसमें हम कहते हैं कि evolution को consider करो, क्योंकि आप पीछे जाओगे जितने जल्दी common ancestor मिल जाएगा उतना ज़्यादा ये लोग पास हैं, जितना दूर मिलेगा उतने ये लोग डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, उतने ये लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो ये चीज़ तो आप हमारे केसेस में एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी के केसेस में इमेजिन कर ही सकते हो कि हमारा कॉमन एंसेस्टर थोड़ा पास रहा होगा, हेंस वी आर प्लेस्ड इन द सेम प्राइमेट ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन में हेल्प लेते हैं। फिर हमने देखा बच्चा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कैसे कोड्स एंड नंबर्स आर हेल्पिंग अस आउट इन गिविंग इक्वल वेटेज टू ऑल द कैरेक्टर्स, प्लस getting to know about the organism in a very quick manner, because computer and data is helping us out in analyzing things. And then we saw the importance of cytotaxonomy and chemotaxonomy as a taxonomist, कि वो मुझे कैसे अपने confusion दूर करने में help कर रहा है, मैं plants को कैसे पढ़ सकती हूँ, because again algae की cell wall थोड़ी सी different है, हम पढ़ चुके हैं ये बात कौन से चैप्टर में, सेल में। ठीक है, ऐसे ही हमें पता है कि हायर प्लांट्स की डिफरेंट है, तो अगर मैं कह रही हूँ प्लांट ही है पर उसके बाद भी तो मुझे एल्गे है या ब्रायो है, टेलिडो है, बताना पड़ेगा ना, तो उसमें ये चीज़ें मेरी हेल्प करेंगी। ओके, सो आई होप यू नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा हमारा आज का पहला डिवीजन, द फर्स्ट डिवीजन इन द प्लांट किंगडम, एंड द डिवीजन इज एल्गे, एंड द डिवीजन इज एल्गे। अब जब भी मैं एल्गे की बात करती हूँ ना, और अभी हम एल्गे पढ़ने वाले हैं साथ में, सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दैट वी आर स्टडीइंग फाइकोलॉजी। सो दिस इज फाइकोलॉजी और द स्टडी ऑफ एल्गे, इसे हम एल्गोलॉजी भी कहते हैं। तो हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी पढ़ेंगे बच्चा। ये जो एल्गे टर्म है ये हमें दिया था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है लीनियस। ठीक है, इनका नाम है लीनियस, और इनने एल्गे वर्ड कहाँ से लाया था, लैटिन से, बिकॉज आप जानते हो तब के स्कॉलर्स को यही लैंग्वेज आती थी और इनको तो बिल्कुल आती थी। तो इसीलिए एल्गा जो है इसका मीनिंग होता है सीवीड्स। तो इनने कहा भैया पानी में मिलते हैं, फैले रहते हैं, बड़े बड़े से टाइप के रहते हैं,
तो इनको इनने एल्गा यानी कि सीवीड नाम दिया। अब एल्गे की आप जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एल्गे क्योंकि प्लांट है तो ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। एल्गे की बॉडी को देखोगे तो रूट स्टेम लीफ नहीं दिखेगी, उसके बाद भी इसे प्लांट बुला रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल्यूलोज भी है उसके अंदर, तो इनकी बॉडी के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा, लाइट को ट्रैप करने वाला पिगमेंट जो फोटोसिंथेसाइज करवाता है, इनको ऑटोट्रॉफिक बनवाता है। प्लस इनकी बॉडी आपको काफ़ी सिंपल मिलेगी, थैलॉइड टाइप की मिलेगी, विच मीन्स द बॉडी वोंट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाला। The organisms will be autotrophic, they'll be preparing their own food, they'll be making food for themselves, they won't be eating up any other organism, and they are largely aquatic, मतलब ये majority of the times आपको पानी में ही रहते हुए मिलेंगे। So ये वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। सो एवरी वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर है। ऐसे ही बच्चा यहाँ लिखा है कि दूसरी जगहों पर अगर मिलना होगा तो कहाँ मिलेंगे, सो यू विल फाइंड देम इन मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है, हल्की सी गीले पत्थर पे, हल्की सी गीली लकड़ी पर, हल्की सी गीली मिट्टी पर, तो गीली चीज़ पर आपको ये रहते हुए बेसिकली मिल सकते हैं। कुछ इनमें से ऐसे होंगे बच्चा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हुए दिखेंगे, जैसे कि लाइकेंस, तो आप जानते हो फंजाई और एल्गे साथ में मिलकर रहते हैं, मैंने लाइकेंस बुलाते हैं, और उनको भी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह तो दी नहीं थी। तो जो लाइकेंस हैं इसमें भी ग्रीन एल्गे भी मेंबर्स हो सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं या फिर ग्रीन एल्गे भी हो सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया थे किंगडम मोनेरा से, ग्रीन एल्गे जो है वो प्रॉपर एल्गे हैं किंगडम प्लांटे से। और इसके अलावा बच्चा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ठीक है, ये क्या लिखा है कि आपके एनिमल्स के साथ भी रह सकते हैं, एनिमल्स के साथ भी रह सकते हैं, जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर, ठीक है, जैसे स्लॉथ बियर के ऊपर, तो आप देखोगे तो आपको स्लॉथ बियर का कलर ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। ये स्लॉथ बियर का कलर ग्रीन बेटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रीन एल्गे रहता है। कौन रहता है? ग्रीन एल्गे। तो एक ग्रीन एल्गे इसके ऊपर रहता है, इसीलिए ये ग्रीन इन कलर आपको दिखाई देने वाला है। और ये जो ग्रीन एल्गे है जो स्लॉथ बियर के ऊपर रहता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्राइकोफिलिस, इसका नाम है ट्राइकोफिलिस। तो ये जो आपका ट्राइकोफिलिस है ये ग्रीन एल्गे होता है, ग्रीन एल्गे होता है, और ये ट्राइकोफिलिस आपको स्लॉथ बियर के ऊपर रहता हुआ दिखता है इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि ये एल्गे जब इसके ऊपर रहता है तो इसकी बॉडी के जो हेयर होते हैं उनसे ये वाटर ले पाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से इसको मिल जाती हैं, रहने की जगह मिल जाती है, प्लस बाल बहुत सारा वाटर होल्ड करके रखते हैं तो उन्हें वाटर मिल जाता है। बदले में ग्रीन एल्गे खाना बना रहे हैं, वहाँ से इसको फूड मिल जाएगा, तो इसको फूड मिल रहा है, प्लस इसको ना कीमोफ्लैज करने के लिए कलर भी मिल रहा है, तो ये अपने आप को ऐसे पेड़ों में छुपा लेता है। तो ये एल्गे जो इनके साथ रह रहा है इनकी हेल्प कर रहा है, खुद का भी कुछ फ़ायदा है पर इनका भी कुछ फ़ायदा है। जब दोनों का फ़ायदा होता है तो एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो एक म्यूचुअलिस्टिक टाइप का एसोसिएशन है। आप यहाँ पर एल्गे का नाम याद रखना, इसका नाम है ट्राइकोफिलिस, ठीक है, ट्राइकोफिलिस। अब ये देखो ये था हमारा लाइकन, तो लाइकन में अगेन समझ ही नहीं आता फंगस कहाँ है एल्गे कहाँ है, तो ये फंगाई के हाइफे हैं और ये हमारे एल्गे हैं, ये सब साथ में इकट्ठे होकर रह रहे हैं, तो इसीलिए इतना क्लोज एसोसिएशन है, सेपरेट अलग हम कर नहीं पाते क्योंकि एक दूसरे के बिना सर्वाइवल इनका मुश्किल रहता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे ना तो ये लाइन भी भयंकर इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ लिखा है कि एल्गे का फॉर्म कैसा है, एल्गे अकेला रहता है या ग्रुप में रहता है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखोगे कि कुछ एल्गे कॉलोनीज़ में रहते हैं, कुछ एल्गे कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे कि आपके वॉलवॉक्स, तो आपको वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में रहते हुए मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे कि कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जैसे यूरोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, आपको देखने को मिलेगा बच्चा कि ये जो हैं ये फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे थ्रेड लाइक मैनर्स में रहेंगे। तो अगर आपको ये फिलामेंटस फॉर्म में मिले तो ये यूरोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा हो सकता है। अगर ये आपको कॉलोनियल फॉर्म में मिले, पूरी कॉलोनी में झुंड में रहता हुआ, तो ये वॉलवॉक्स होगा। ऐसे ही आप देखोगे कुछ मराइन फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत मेजर प्लांट बॉडीज केल्प्स की तरह ओशन में या सी में रहने वाले हैं। तो आपने देखा होगा सीवीड्स या केल्प्स पूरे के पूरे केल्प फॉरेस्ट भी बनाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने पता होनी चाहिए। अब एल्गे के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चा, तो एल्गे ना वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू। तो आपको रिप्रोडक्शन दिखेगा वेजिटेटिव टाइप का, एसेक्सुअल टाइप का, एज वेल एज सेक्सुअल टाइप का। So reproduction can be of any of the three kinds.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें से फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से होगा, तो आप यहाँ देख सकते हो ये आपका फिलामेंटस एल्गे था, ये क्या करेगा, मैच्योर होने के बाद अपने आप को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करेगा और ये हर छोटा छोटा फ्रैगमेंट बाद में ग्रो होकर पूरा नया नया filamentous algae बना सकता है. So if you see a filamentous algae splitting like this upon maturation into certain pieces or fragments, and each fragment is capable of developing into a whole new algae, this thing is known as fragmentation. इसे आप fragmentation बुलाते हो. तो हर एक fragment पूरा का पूरा नया thallus बनाएगा. ओके तो ये तो हो गई फ्रैगमेंटेशन की बात, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करें. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब भी हम करेंगे बच्चे, तो हम ये बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स की हेल्प से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पर वो होते हैं जू स्पोर्स. वो होते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के जू स्पोर्स. अब जू स्पोर्स तो तुम लोग को पता है कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं. तो जू स्पोर्स की तो एक खासियत है कि ये फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और जब ये जर्मिनेट होते हैं तो ये पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं, पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको जू स्पोर्स की हेल्प से होता हुआ मिलेगा. तो देख सकते हो ये ऑर्गेनिज्म था, मैच्योर होने के बाद अंदर ही अंदर इसने इतने सारे जू स्पोर्स बनाए, लिबरेट हुए सारे जू स्पोर्स, और फिर अगेन मैच्योर होकर पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे. अब रह जाती है बात बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट के फ्यूजन से. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब बात ही ये हो रही है कि फर्टिलाइजेशन यानी सिनगैमी होगा ही होगा. तो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कराना है तो गैमेट चाहिए, गैमेट का फ्यूजन चाहिए, तब जाकर आपका फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा. तो सिनगैमी हो गया, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो गया, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है. दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स के बाद जो सेल बनेगा बच्चों, इसे अपन जाइगोट कहेंगे, जो होगा इनका डिप्लॉइड सेल, जो रिप्रेजेंट करेगा स्पोरोफिटिक बॉडी, जो रिप्रेजेंट करेगा स्पोरोफिटिक बॉडी. ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग एल्गे में अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ एल्गे में आप देखोगे कि गैमेट्स होते हैं कंप्लीटली नॉन मोटाइल, कंप्लीटली नॉन मोटाइल. तो अगर आपको गैमेट्स ऐसे दिखें जो साइज में सेम है बट नॉन मोटाइल है, साइज में सेम है बट नॉन मोटाइल है, तो वो गैमेट्स बिलोंग करेंगे स्पाइरोगायरा को. तो स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलेगा कि गैमेट्स तो है पर ये दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं. और ये नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज करके फिर फाइनली जाइगोट बनाएंगे. नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज करके फाइनली जाइगोट बनाएंगे. तो पहली बात तो गैमेट दोनों सेम दिख रहे हैं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, प्लस दोनों में से कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा. तो ये वाली कंडीशन आपको स्पाइरोगायरा में मिलेगी. तो आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंड द गैमेट्स विल बी नॉन मोटाइल, and the gametes will be non-motile. It's a very important question guys. I cannot even tell you how many times it has been asked. तो इतना ज़्यादा important है this small little topic of reproduction in algae. अब इसके बाद जब हम बात करेंगे ना, तो दूसरा आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, बट इसमें जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल हैं. ये आपको देखने को मिलेगा इन यूलोथ्रिक्स, ये आपको देखने को मिलेगा इन यूलोथ्रिक्स. तब यूलोथ्रिक्स को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा दोनों ही गैमेट्स में फ्लैजेला प्रेजेंट है. मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है देख के नहीं बता पा रहे हैं. दोनों गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूज करके बेटा जाइगोट बना रहे हैं, फ्यूज करके जाइगोट बना रहे हैं. यहाँ पर दोनों गैमेट्स मोटाइल हैं, ऑर्गेनिज्म है आपका यूलोथ्रिक्स. यहाँ पर आपके दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं और ऑर्गेनिज्म है बच्चा आपका स्पाइरोगायरा. बट दोनों कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे? दोनों करेंगे आइसोगैमस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जब आपके गैमेट्स डिसिमिलर हो साइज में, डिसिमिलर हो साइज में, तो साइज में डिसिमिलर है. ठीक है, क्या कहा हमने? दो गैमेट्स हैं, साइज में डिसिमिलर हैं, तो ये हो सकता है यूडोरिना की तरह. तो आप ये देखोगे तो ये यूडोरिना है. यूडोरिना के दोनों गैमेट्स मोटाइल भले ही दिख रहे हैं हमें, बट साइज बड़ा छोटा दिख रहा है. इस तरीके का है अगर, तो इसे हम कहेंगे एन आइसोगैमस, इसे हम कहेंगे एन आइसोगैमस. तो एन आइसोगैमस में साइज हैज टू बी डिफरेंट, size has to be different. Both the gametes can be motile, non-motile, but the size needs to be different. If the size is different, then it is an isogamous sexual reproduction. And the characteristic example is Eudorina. ठीक है,
एंड इट इज हैपनिंग इन यूडोरेना। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे बच्चा तो हमें देखने को मिलेगा एक स्पेशल टाइप का एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। अब ये स्पेशल टाइप का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। Listen to me really carefully. The cells are of different sizes, but the point is that the female gamete is quite huge. It is non-motile, and the male gamete, on the contrary, is very tiny and is motile. So if you see this condition कि female gamete हमेशा ही साइज में बड़ा हो और मेल गैमेट हमेशा ही साइज में छोटा हो प्लस मोटाइल भी हो, आप इस टाइप के रिप्रोडक्शन वाले तरीकों को कहोगे oogamous रिप्रोडक्शन। आप इसे कहोगे oogamous मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। तो आपका फीमेल गैमेट काफी ह्यूज हो, मूव ना कर पाए, और मेल गैमेट काफी छोटा सा हो पर इधर उधर उड़ पाए, मतलब तैर के जा पाए, तो इस चीज को आप कहोगे एज oogamous सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। तो आप वॉलवॉक्स में देख भी सकते हो oogamous होते हुए बड़ा सा है फीमेल गैमेट, छोटा सा मोटाइल सा है बेटा मेल गैमेट। तो ये है oogamous, मतलब oogamous सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं अपन हमारे एल्गे को। देखो ये बुक के डायग्राम्स है, भयंकर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इसीलिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ हमें क्या देखना है? यहाँ हमें देखना है कि हमारे जो एल्गे होते हैं इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, मतलब कौन सा कलर सबसे ज़्यादा है। उस बेसिस पे हम एल्गे को 3 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम डिवीजन एल्गे को 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ये क्लासेस होंगी हमारी ग्रीन एल्गे वाली क्लोरोफाइसी, इसके मेंबर्स में आपको दिखेगा वॉलवॉक्स, जिसमें आपको दिख रहा है पेरेंट की कॉलोनी और अंदर ही अंदर डॉटर की कॉलोनीज भी बन रही हैं। फिर यूलोथ्रिक्स जो आपका बहुत ही फिलामेंटस सा ग्रीन एल्गे है। फिर आप देख पा रहे हो सेकेंड टाइप का क्लास जिसमें ब्राउन कलर के एल्गे आपको दिखेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे ब्राउन एल्गे यानी फियोफाइसी। ब्राउन एल्गे यानी फियोफाइसी। फियोफाइसी के मेंबर्स बेटा आपको दिखेंगे लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्ट्यूटा। अब इनमें कुछ खासियत होती है बेटा, इनके पास कुछ होल्ड फास्ट नाम की चीज़ होती है, फिर कुछ टाइप होती है, फिर पत्ती जैसे दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्रॉन्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली हम फियोफाइसी में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं जो तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप है हमारा रेड एल्गे यानी रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी के मेंबर्स यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये है पोरफायरा और ये है पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो हम ओवरऑल एल्गे को बेस्ड ऑन व्हाट इज द प्रोमिनेंट पिगमेंट वी कैन डिवाइड इनटू फर्दर क्लासेस that can be green algae chlorophycy, it can be brown algae phaeophycy और the red algae rhodophycy। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं ओवरऑल एल्गे के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ, कि एल्गे हम पढ़ ही क्यों रहे हैं मैम, हमें तो डॉक्टर बनना है ना। बनवा डॉक्टर ही हो, पढ़ा है बॉटनी पे बॉटनी जा रही हो, ऐसा कर क्यों रहे हो हमारे साथ? क्यों कर रहे हो भाई तुम्हारे साथ ऐसा? ऐसा इसीलिए हो रहा है बच्चा तुम्हारे साथ क्योंकि हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानना है। कुछ ना कुछ हमें ये लोग हेल्प ही करते होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते होंगे, इसीलिए हम इनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में रहते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर लर्निंग इट। बाकी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 12th के बाद हाथ जोड़ के बॉटनी से नमस्ते, उसके बाद हमें बॉटनी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप बॉटनी सिर्फ और सिर्फ अपने नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो, बिकॉज 180 मार्क्स हैं बॉटनी के पास, तो बॉटनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बॉटनी उतनी पढ़ें भैया जितनी रिक्वायर्ड है। फोकट का कचरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बॉटनी में PhD नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नीट का एग्जाम निकालना है। प्रॉपर डिफाइंड करिकुलम हमें दे रखा है, PYQs और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको करा ही रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहो, बिना घबराए, बिना कुछ करे हम बॉटनी पूरा बहुत प्यार से कवर करेंगे। और मेरी गारंटी है कि आपका बॉटनी में एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आप 360 में से 360 लाओगे, जूओ में तो फुल लाओगे ही, बॉटनी में भी फुल लाओगे, ठीक है। तो बस लगे रहो, अपने साथ ईमानदार रहना, क्लासेस कंटिन्यूसली अटेंड करना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एवरीथिंग वी आर डूइंग इज़ फॉर यू ओनली। तो चलो इसी खुशी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा, जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है अर्थ पे, जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है उसका 50% जो है वो तो ये एल्गे ही करते हैं। 50% जो है वो ये एल्गे ही करते हैं। तो सोचो CO2 फिक्सेशन यानी फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, फूड का प्रिपरेशन, 50% काम यही लोग करने वाले हैं। और हमें इनके बारे में नहीं पता होगा तो हाउ विल वी लिव। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो ये अपने आसपास की
इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का रोल, ऑक्सीजन का लेवल एकदम बढ़ा के रखते हैं। तो इनकी इमीडिएट एनवायरनमेंट में मतलब पानी में आपको ऑक्सीजन काफ़ी बड़ी में मिलेगी बिकॉज वहाँ पर ये प्रेजेंट है। उसके अलावा बेटा इनका बहुत भयंकर इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब मेन खाने का बनाने का काम इन्हीं के पास है। और एनर्जी रिच कंपाउंड्स ये लोग बनाते हैं और इसी के बेसिस पे सारे एक्वेटिक एनिमल्स को फूड मिल पाता है। तो कोई भी एक्वेटिक फूड चेन बिना इनके स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहीं से मुझे एक फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बता देना कि हमने कुछ पढ़ा था चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन, वो कौन थे? ठीक है, आई वॉन्ट योर आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन। सो आई वॉन्ट योर आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन कि हमने पढ़ा है चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन कौन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 50% फोटोसिंथेसिस ये कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, बट चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन किसको कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कुछ स्पीशीज होती हैं जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैज़म। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैज़म ये उन 70 अलग अलग मराइन एल्गे की स्पीशीज में से हैं बच्चा जिन्हें फूड की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के डायग्राम्स को, ये क्या है? ये है वो मराइन एल्गे जिनको हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा आपका पोरफायरा और ये रहा आपका लैमिनेरिया। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैज़म मतलब ब्राउन और रेड एल्गे, इनको फूड की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा कुछ मराइन ब्राउन एल्गे की। ठीक है, तो कुछ मराइन ब्राउन एल्गे ऐसे होते हैं जिनसे मिलता है आपको एल्जिन नाम का कंपाउंड। तो ये एल्जिन क्या करता है? एल्जिन आपके लिए एल्जिनेट बनाने का काम करता है। तो एक हाइड्रोकोलॉइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, इसको हम इसी की हेल्प से बनाते हैं। तो बहुत सारा हाइड्रोकोलाइड आपको इसकी हेल्प से मिलता है। एल्जिन इस प्रोडक्ट का नाम है। जिनसे मिलने वाला है ये हैं आपके ब्राउन एल्गे। अब ब्राउन एल्गे के एग्जांपल्स यहाँ पे तो कुछ डायग्राम में थे ही, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। तो ये वाले तो हम याद रख ही सकते हैं। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि एक और हाइड्रोकोलाइड होता है जिसका नाम है केराजीन। ठीक है, जिसका नाम है केराजीन। ये आपको मिलता है रेड एल्गे से, ये आपको मिलता है रेड एल्गे से। तो रेड एल्गे कौन थे? वही पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। तो उनसे आपको मिलने वाला है कौन? केराजीन। तो ये भी भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट है। एल्जिन किससे मिलता है, केराजिन किससे मिलता है, अगार किससे मिलता है? बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगार जो है ये भी एक अगेन कमर्शियल प्रोडक्ट है, जेली बेली सुनाई होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मिलता है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया की हेल्प से। इनको यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए। तो आप सुनते होंगे ना कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया की कॉलोनी को कल्चर कर रहे थे तो फंगस लगी हुई थी तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। तो जो कल्चर प्लेट होती है जिस पे बैक्टीरिया को रखते हैं और वो ग्रो करता है, वो कल्चर प्लेट में ये अगार ही रहता है। इसी को यूज़ करके वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे होते हैं। और ये अगार इसके अलावा आइसक्रीम्स और जेलीज के प्रिपरेशन में भी काम होता है। ठीक है, आइसक्रीम्स और जेली के प्रिपरेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा भयंकर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोलेरा के बारे में। ठीक है, अभी जो कोलेरा है ये कैसा है? ये यूनिसेल्युलर एल्गे है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर ये यूनिसेल्युलर एल्गे है तो इसका नाम यहाँ क्यों लिखा है? यूनिसेल्युलर एल्गे है ना, क्या प्लांट्स में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा है हमने, या हमने उनको हटा के डाल दिया है इन प्रोटिस्टा? कहाँ डाल दिया है? इन प्रोटिस्टा। तो यूनिसेल्युलर एल्गे है बच्चा, मतलब आज की डेट में ये प्रोटिस्ट है। तो हम इसको प्रोटिस्टा में डाल चुके हैं, ये यहाँ बुक में लिखा हुआ है, बट फिलहाल ये एक प्रोटिस्ट कहलाता है। फिलहाल ये प्लांट नहीं कहलाएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा और क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है तो इसीलिए ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है बाय स्पेस ट्रैवलर्स। इसीलिए से फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं बाय स्पेस ट्रैवलर्स। क्योंकि खुद सोचो स्पेस जा रहे हैं, अब ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि 10 किलो पनीर ले जाएं, भूख तो लगेगी। तो क्या करेंगे? तो ऐसे छोटे छोटे डब्बे में ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं ताकि एक चम्मच खाएं और काम बन जाए। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को ये लोग मतलब ऐसे ही लोग अपनी भूख का ध्यान रखते हैं। अब यहीं पर मैंने पूरा सम अप करके तुम लोग के लिए लिख दिया, तो देख लेते हैं पहले। फूड की तरह किसको यूज़ करते हैं? कोलेरा को, जो यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे है, पोरफायरा को। ठीक है, उसके अलावा हमने अभी पढ़ लिया था कि मैम पोरफायरा के साथ हमने तो नाम पढ़ा था कि लैमिनेरिया को भी यूज़ करते हैं, मराइन एल्गे है। ठीक है, तो उसको भी हम यहीं लिख लेंगे। और बुक में एक और नाम था ना, क्या नाम था वो देख लो भैया, बुक में नाम था सारगैज़म। तो इसको भी यहीं लिख देते हैं कि सारगैज़म को भी यूज़ किया जाता है। अब यहीं पे देखो एज फॉडर, मतलब हमें नहीं खाना है, गाय बैल बकरी को खिलाना है, तो सारगैज़म और मैक्रोसिस्टिस इन्हें खिला देंगे। एल्गे को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं अगार अगार बनाने के लिए,
जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों एल्गे हैं हमारे जिनसे हम अगार अगार ऑब्टेन करते हैं। केराजीन या केरागिन किससे ऑब्टेन करते हैं? कॉन्ड्रेस से। कॉन्ड्रेस से, ये क्या है? ये आपका रेड एल्गे है, ये आपका रेड एल्गे है, बुक में पहले रेड एल्गे लिखा हुआ है इसके लिए। एल्जिन यानी एल्जिनेट किससे मिलता है? फियोफाइसिस यानी ब्राउन एल्गे से। तो फ्यूकस से, डिक्टियोटा से, लैमिनेरिया से मिलेगा आपको आपका एल्जिनेट। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में एक एंटीबायोटिक है बच्चा जिसका नाम है क्लोरेलिन, ये आपको मिलेगी फ्रॉम क्लोरेला, तो क्लोरेला से आपको क्लोरेलिन मिलने वाली है। फिर सीवेज डिस्पोजल में आपकी हेल्प करेंगे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और सेंट डेसिमस, तो ये आपकी हेल्प करेंगे इन सीवेज डिस्पोजल। नेक्स्ट है स्पेस ट्रैवल में हेल्प करेंगे, तो क्लोरेला आपकी हेल्प कर रहा है, साइनिकोकस आपकी हेल्प कर रहा है, प्लस बेटा एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है स्पाइरुलिना, ठीक है, तो स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब क्या हुआ? साइनोबैक्टीरिया हुआ। इसको भी ना स्पेस ट्रैवलर्स खाते हैं, तो ये भी हम यहाँ से याद रखेंगे कि स्पेस ट्रैवलर्स इसको भी खाते हैं। अब एल्गे एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, तो आपको देखने को मिलेंगे जो ब्राउन एल्गे यानी सीवीड्स होते हैं, फियोफाइसी के मेंबर्स, उनकी हेल्प से आपको आयोडीन मिलता है। प्लस एल्गे एज सोर्स ऑफ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपको मिलता है बेटा रेड एल्गे की हेल्प से, जो है पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गे है जिसकी हेल्प से आपको ब्रोमीन मिलने वाला है। अब ये तो वो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इनकी हेल्प हमारे लिए कि इनसे हमको क्या अच्छा मिलता है, वहीं लेकिन कुछ सब कुछ अच्छा ही नहीं करते बेटा, कुछ नुकसान भी करते हैं। तो नुकसान भी करते हैं तो हम कहते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करोगे तो पहली चीज़ है वाटर ब्लूम, तो एल्गल ब्लूम कॉज करेंगे लोग, वाटर ब्लूम होगा माइक्रोसिस्टिस के कारण, क्रोकोकस के कारण और ऑसेटेलिया के कारण। फिर डिजीजेस कॉज करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा जिसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, ये होती है ग्रीन एल्गे का कारण जिसका नाम है सिफिल्यूरिस, ठीक है, सिफिल्यूरिस, इसके कारण होता है रेड रस्ट ऑफ टी या फिर रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद बेटा कुछ कॉमन नेम्स पूछ लिए गए हैं, पहले कुछ सालों में पूछे हुए हैं, इस तरह से पता होने चाहिए। तो स्पाइरोगायरा जो है इसको हम पॉन्ड्स कम बुलाते हैं, कारा को बेटा हम बुलाएंगे स्टोन वॉट, हाइड्रोडिक्टॉन को हम बुलाएंगे वाटरनेट, सरगैसम को हम बुलाते हैं गल्फ वीड, बैट्राकोस्पेरमम इसको हम बुलाते हैं फ्रॉक्सपॉम, कॉन्ड्रस को हम बुलाते हैं आयरिश मॉस, ब्राउन एल्गे केल्प्स होते हैं, यूलैथ्रिक्स को बुलाते हैं पॉन्ड वूल और अल्बा को बुलाते हैं सी लेट्यूस, ठीक है। इसी के साथ इसको हम पॉन्ड सिल्क भी बुलाते हैं बच्चा, ये भी हम याद रखेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन नेम्स। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इंट्रो of algae and the basic classification system, now we shall move on to the questions। तो अब हम देख लेते हैं बच्चा फटाफट हमारे questions जो पिछले कुछ सालों में आए हैं और काफ़ी ऐसे questions जिनके आने के हाई चांसेस यानी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये होंगे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स। तो चलो बिल्ड करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, बट उससे पहले do not forget to like, share and subscribe to our channel as I'll be teaching you NEET Botany absolutely free of cost here on Pradis Education। So please ध्यान रखना, ये कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज हो सो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज यू कैन गिव अस अ कॉल, फील फ्री टू कनेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस। पहला ही क्वेश्चन है कि पहला ही क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, इसे हम क्या कहते हैं? तो क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है बच्चा, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। तो मैम ने क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल ऐसे ही बोल दिया था, चलो इसको तो डिस्कार्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड, जिसमें आप साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हो उसे आप क्या बोलोगे? तो इसके तो नाम में ही लिखा है मैम, इसे हम कहेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, इसे हम कहेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स proposed by these two botanists claimed to be a natural system। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था प्लांट्स के ऊपर? ये हमें दिया था बेटा बेंथम एंड हुकर ने। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे अगर बेस्ड है तो क्लासिफिकेशन हो जाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर्स। नेचुरल सिस्टम में आप क्या क्या कंसिडर करने वाले हो? सो इन नेचुरल सिस्टम यू विल बी कंसिडरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, ultrastructure and anatomy, embryology and phytochemistry। So you are going to include everything, so it is going to be all of these, it is going to be all of these, ठीक है। Next we have question number 6, what is true about numerical taxonomy? कि numerical taxonomy में इसमें से क्या सही है?
इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं हम हर कैरेक्टर को, सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड होता है, इजीली कर सकते हो आप कंप्यूटर्स की हेल्प से, एक ही टाइम पे कुछ फ्यू कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, एक ही टाइम पे कुछ फ्यू कैरेक्टर्स लिखाए हैं, तो कुछ फ्यू तो नहीं था, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डी ऑप्शन गलत है, मतलब करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पे। स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड, एल्गे की स्टडी को क्या बुलाते हो? एल्गे की स्टडी को कहते हैं एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। इन कॉन्ट्रास्ट टू एल्गे फंजाई कैसे हैं? तो एल्गे के कॉन्ट्रास्ट में फंजाई कैसे होते हैं? तो फंजाई होते हैं बेटा मल्टीसेल्यूलर, हैविंग काइटिनाइज्ड सेल वॉल, आर नॉन क्लोरोफिलिस, बोथ बी एंड सी। तो जब भी हम एल्गे के कॉन्ट्रास्ट में फंजाई की बात करेंगे तो इनके पास काइटिन की सेल वॉल भी होगी और ये लोग क्लोरोफिल के भी बने होंगे, तो वो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। मल्टीसेल्यूलर क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मल्टीसेल्यूलर हैं, ऐसा नहीं है कि एल्गे यूनिसेल्यूलर होते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन को हमने चूज नहीं करा। नेक्स्ट है बच्चा फ्यूजन बिटवीन अ लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल वन। तुम लोग को पता है ये क्या होता है? ये होता है oogamete, ये होता है oogamete। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Algae which is used as food by space travelers, algae which is used as food by space travelers। अभी जो क्वेश्चन है ना थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इन्हें एल्गे तो लिख दिया, पता नहीं भैया ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर रहे हो या फिर यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे की बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। पर जब हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो हमें एक ग्रीन एल्गे भी दिख रहा है जो सिंगल सेल्ड है, मतलब प्रोटिस्ट है, एक हमें इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे भी दिख रहा है जो कि एक बैक्टीरिया की क्लास में जाता है, मतलब एक यू बैक्टीरिया है, मोनेरा है, और ये दोनों ही स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं बच्चा, इसीलिए हम ऑप्शन चूज करेंगे बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज। तो साइज में अगर अंतर हो, साइज में अगर अंतर हो तो हम इन्हें कहते हैं एन आइसोगैमस कंडीशन, यानी एन आइसोगैमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा कैसे हैं? तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा कैसे हैं? ये है फिलामेंटस और अनब्रांच्ड, फिलामेंटस और अनब्रांच्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पे। अगार और एल्जिन किसके प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगार हो गया, एल्जिन हो गया, ये दोनों ही सेल वॉल से निकलते हैं, सेल वॉल से निकलते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। तो ये एक नया क्वेश्चन आपने यहाँ सीखा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा मोस्ट एल्गे कैसे होते हैं? सो मोस्ट ऑफ द एल्गे आर एक्वेटिक, बुक की लाइन में ही लिखा था दे आर एक्वेटिक। फिर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? दे विल बी रिप्रोड्यूसिंग वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन, तो ये लोग फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। इन फ्यूकस द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स आर, फ्यूकस में मेल और फीमेल कैसे हैं? तो पहले मेल लिखा है फिर फीमेल लिखा है, तो मेल गैमेट कैसा है फ्यूकस का? मेल गैमेट है मोटाइल, फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल, ठीक है, फीमेल गैमेट है नॉन मोटाइल, तो यहाँ पर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल रिस्पेक्टिवली विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गे आर यूज्ड एज फूड? भैया इतने डिटेल में भी पूछ लेते हैं, 70 है, ठीक है, इंक्लूडिंग वही पोरफायरा, लेमाइनिरा, सार्गासम, 70 अलग अलग मराइन स्पीशीज हैं जिनको फूड की तरह आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पैसिव प्लांट बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय, तो हमने ये भी पढ़ा था डायरेक्टली बुक की लाइन में कि पैसिव प्लांट बॉडीज जो हैं वो बनती हैं केल्प्स की हेल्प से, केल्प्स की हेल्प से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो ये फिगर तो हमने अभी देखा आज ही, ये फिगर था बेटा वॉलवॉक्स का, स्पाइरोगायरा का फिगर भी आज ही देखा, ये स्पाइरोगायरा का फिगर लग नहीं रहा है, और ये वाला फिगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। ये कौन है? ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास, सो आंसर इज गोइंग टू बी सी। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैच द कॉलम्स ए, मैच द कॉलम्स 1, 2 and 3 and choose the correct combination from the options given below. Choose the correct combination from the options given below. It's a very important question guys and I am giving it to you as homework. इसको अच्छे से देखो, कुछ समझ आए ना आए, इतना ज़रूर समझ आ गया होगा कि इनमें से कौन क्या है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है इनमें से कौन क्या है, कौन रेड एल्गे है, कौन ब्राउन एल्गे है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और ये आयोडीन, एल्जिन, ब्रोमीन, अगार और केराजिन, इन सब के तो ये भी पढ़ चुके हैं कि किससे ऑब्टेन होते हैं। तो बिल्कुल आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू डू दिस क्वेश्चन एंड सेंड द आंसर टू मी इन दी कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय, तो आधे से भी ज़्यादा, ये लगभग आधा कौन करता है? तो ये तो करते हैं हमारे एल्गे, ठीक है। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन इज डन बाय एल्गे। ग्रीन, ब्राउन, रेड कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ एल्गे ही है आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से गलत क्या है? स्पाइरोगायरा के पास मोटाइल गैमेट्स होते हैं, सारगैसम के पास क्लोरोफिल होता है, बेसिडियोमाइसिस में पफ बॉल्स आते हैं, नॉस्टॉक वाटर ब्लूम बनाता है, तो ये चीज़ भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि स्पाइरोगायरा के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और आइसोगैमी टाइप के होते हैं। अब यहाँ पूछा है आइसोगैमी कौन दिखाता है विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब अगेन नॉन मोटाइल, अगेन नॉन मोटाइल, तो वाह भैया वाह, फिर से आंसर हो जाएगा मेरा स्पाइरोगायरा। तुम लोग स्पीड देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, यही स्पीड और यही एक्यूरेसी तुम लोग को लानी है। और ये कब आती है? ये आती है बहुत तगड़ी प्रैक्टिस से। एक चीज़ तो तब जब आपको एनसीईआरटी एकदम आंख बंद करके भी दिखाई देने लगे, उसके लिए आपको हर पन्ना कम से कम बेटा 25, 30, 50, 60 बार पढ़ना पड़ेगा। रोज़ रोज़ थोड़ा 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 एक बार स्लोली स्लोली पढ़ोगे, जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए, वैसे पढ़ोगे। हर बार वो बुक चमत्कार की तरह तुम्हें लगेगी, हर बार कुछ अच्छा सा ढूंढ के निकालोगे उसमें से, और जैसे क्वेश्चन अप्लाई करोगे बुक में ढूंढोगे आंसर कहाँ है, बैंग ऑन तैयारी होगी तुम्हारी और फोड़ के रख दोगे तुम लोग नीट। चलो, तो इसीलिए एक्यूरेसी आ गई है। चलो, एन एल्गे विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, फूड फॉर ह्यूमन बींग्स कौन खाता है भैया, किसको खाता है? इसी को खाते हैं, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे क्लोरेला को। चलो, फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से क्या गलत है, इनमें से क्या गलत है? अगार अगार जेरिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ये बात सही है। लैमिनेरिया और सरगासम फूड की तरह यूज होते हैं, ये बात भी सही है। एल्गे इंक्रीज करता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, ये भी सही है। एल्जिन रेड एल्गे से मिलता है, नहीं, एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गे से। केराजिन मिलता है ब्राउन एल्गे से, नहीं बेटा, केराजिन मिलता है रेड एल्गे से। तो तुमने देखा कहाँ जाकर एक छोटी सी चीज़ चेंज कर दी, और तुम्हें लगा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ूंगा मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं छोड़ दूंगा। तो ये वाला अप्रोच एकदम गलत है, जितना ज़्यादा डिटेल उतना ज़्यादा क्वेश्चन ईजी होगा। एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गे इज, तो बुक में डायग्राम बना था, द आंसर इज वॉलवॉक्स। चलो, मूव करते हैं 27 पे। एल्गे आर यूजफुल बिकॉज दे, एल्गे क्या कर रहे हैं? CO2 फिक्सेशन, विच मीन्स दे आर प्यूरिफाइंग द एयर, तो ये प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसीलिए ये यूजफुल होते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन 28 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गे प्रोड्यूसेस एल्जिन, तो एल्जिन आपको किससे मिलेगा? एल्जिन आपको मिलेगा ब्राउन एल्गे से, दैट इज फियोफाइसी से। तो एल्जिन आपको फियोफाइसी के मेंबर से मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय, तो अगेन जॉर्ज विंथम एंड डाल्टन हुकर, तो ये है इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है ढूंढ के बताना है। फर्स्ट चीज में लिखा है, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम, fungi and members of Monera and Protista having cell walls have been excluded from plantae, ये चीज़ तो एकदम सही लिखी है। Cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae anymore, ये भी एकदम सही लिखा है। Numerical taxonomy is based on chromosome number, structure and behavior, बेटा ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। Numerical taxonomy is based on the data in the computers assigning codes and numbers to all the observable characters। चलो, chemotaxonomy uses chemical constituents of plants to resolve confusion and are used by taxonomists these days, तो बिल्कुल C option was the wrong option। चलो, so with this guys we have completed our general introduction on the chapter plant kingdom। We have discussed about how the classification changed, we have discussed artificial, natural, phylogenetic classification systems, we have understood numerical taxonomy, cytotaxonomy और chemotaxonomy कैसे आज की डेट में taxonomists की हेल्प कर रही है, and then we have discussed everything basic about algae। In the next lecture we will be discussing about chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae। So I'll see you in the next lecture with algae। Till then, do not forget to like, share and subscribe to our channel and keep learning। Thank you guys, take care, bye bye।